नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमटीएफ के बारे में। मार्जिन ट्रेड फैसिलिटी। मार्जिन ट्रेडिंग फैसिलिटी क्या होती है कि इसमें जैसे आपकी जो भी ब्रोकिंग कंपनी है वो आपको फंड्स प्रोवाइड करती है शेयर्स बाय करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 2 लाख रुपए हैं और आपको ट्रेड लेना है ज्यादा अमाउंट का, तो आप क्या करेंगे, आप एमटीएफ का ऑप्शन चूज करेंगे और एमटीएफ में आप कोई भी स्टॉक सेलेक्ट करेंगे जो कि एमटीएफ में मिलते हो। सारे स्टॉक्स एमटीएफ में नहीं मिलते, तो जो स्टॉक्स एमटीएफ में मिलते हैं उनमें से आपको एक स्टॉक सेलेक्ट करेंगे, एमटीएफ का ऑप्शन चूज करेंगे और आपको जितनी क्वांटिटी चाहिए उतना एंटर करेंगे और ऑर्डर प्लेस करेंगे। तो सपोज करिए कि आपने जो क्वांटिटी ऐड की उसकी टोटल वैल्यू होती है मान लीजिए 6 लाख रुपए और आपके पास है 2 लाख रुपए। तो आपका जो ब्रोकर है वो चेक करेगा कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में कितनी मार्जिन फैसिलिटी हम दे सकते हैं, ठीक है ना। उतना आपको पैसा वो प्रोवाइड करेगा, आप अपने फंड से बचा हुआ पैसा अपने फंड से डालेंगे, बाकी आपका ब्रोकर प्रोवाइड करेगा, आप ऑर्डर प्लेस करेंगे और ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। तो एक तरीके से ये भी जो है आप अपने लिमिटेड फंड से कम से ज्यादा बड़ी पोजीशन ले सकते हैं, मतलब लेवरेजिंग कर सकते हैं अपने पैसे पे। एमटीएफ भी एक तरीके की लेवरेजिंग ही है, ठीक है ना। तो आप इसमें इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, ठीक है, वो मैं भी आपको बताऊंगा, लेकिन मोटा मोटी ये है कि आपके पास लिमिटेड फंड्स हैं लेकिन आप बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं, आप ले सकते हैं, ठीक है। एमटीएफ जो होता है वो कंपैरेटिवली लॉन्गर पीरियड के लिए होता है। मैं आपको सारे पॉइंट्स उसके एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये लेवरेजिंग है, लेकिन इसका थोड़ा सा कंसेप्ट अलग है। जैसे इंट्राडे में आपको लेवरेजिंग ज्यादा मिल जाती है, आपको जब आप एफएनओ करते हैं तो एफएनओ में आपको लेवरेजिंग मिलती है, ठीक है ना। तो जैसे आप ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो उसमें आपको मार्जिन देना पड़ता है, तो वो अलग चीज है। ये अलग है, किस लिहाज से अलग है वो मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूंगा। सबसे पहला बेनिफिट क्या है एमटीएफ का, एमटीएफ में ट्रेड क्यों करना चाहिए। तो पहला बेनिफिट तो ये है कि अगर आपके लिमिटेड फंड्स है लेकिन आप कंपैरेटिवली ज्यादा बड़ी पोजीशन लेना चाहते हैं तो आप एमटीएफ का यूज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इस पर्टिकुलर शेयर में मूव आने वाला है या पर्टिकुलर इंडाइसेस में मूव आने वाला है, लेकिन आपके पास रिक्वायर्ड फंड्स नहीं है या आप जितनी वैल्यू लेना चाहते हैं उतना नहीं है, तो आप सर्टेन पोर्शन आप पे करेंगे, बचा हुआ आप अपने ब्रोकर से लेकर के, और कितना आपको पे करना है, कितना ब्रोकरेज को पे करना है, ये अगेन डिपेंड करता है। उसके बारे में भी आपको थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज ये है कि आप अपने पोजीशन को बड़ा कर सकते हैं, अपने प्रॉफिट्स को बड़ा कर सकते हैं। डाउन साइड ये है कि आप अपने, अगर आपका ट्रेड गलत गया तो आप नुकसान भी उठा सकते हैं बड़ा, ठीक है ना। उसके बाद इसमें क्या चीज है, इसमें है कि जैसे नॉर्मली जब आप एफएनओ करते हैं, एफएनओ में क्या है कि आपके मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। अगर आप इंडाइसेस में कर रहे हैं तो उनके वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते हैं, लेकिन लेकिन अगर आप स्टॉक्स में है तो आप स्टॉक के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। मंथली में अगर आपने मंथ के बिगिनिंग में लिया होता है तो स्पॉट में और फ्यूचर में थोड़ा सा डिफरेंस होता है प्राइस में, तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। अगर मान लीजिए आपको पोजीशन को आगे कैरी करना है तो रोल ओवर जब करते हैं तो नेक्स्ट मंथ का और महंगा पड़ता है, तो रोल ओवर की एक कॉस्ट आती है। तो ये सारी छोटी 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 कॉस्ट आपकी ऐड होती चली जाती है। इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपके ब्रोकर पे डिपेंड करता है कि वो कितना लंबा आपको क्रेडिट दे सकता है या कितने दिन के लिए आपको पोजीशन होल्ड करने के लिए अलाउ करता है। मोस्टली ब्रोकर्स 1 साल के लिए अलाउ करते हैं, कुछ ब्रोकर 6 महीने के लिए, कुछ ब्रोकर्स 3 महीने के लिए भी अलाउ करते हैं, कुछ साल भर के अलाउ करते हैं। साल भर मैक्स होता है एमटीएफ की पोजीशन में होल्ड करना। तो आप लेवरेज को 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं। एडवांटेजेस क्या है कि अब आपको रोल ओवर नहीं करना है बार बार। अगर आप फ्यूचर में होते, आप मान लीजिए उतना ही बड़ा लॉट लेते, तो आपको बार बार रोल ओवर करना पड़ता, रोल ओवर की कॉस्ट देनी पड़ती। तो आपको रोल ओवर में जो आपको फ्यूचर बाइंग में एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि स्पॉट और फ्यूचर में डिफरेंस होता है, तो वो जो थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो सारी चीजें यहाँ पे बच जाती हैं, ठीक है ना। तो कोई भी इस तरीके का लीकेज नहीं होता है, ठीक है ना। क्योंकि आपका कंपैरेटिवली लॉन्गर ड्यूरेशन होता है, तो अगर आपका व्यू थोड़ा सा स्विंग के लिए भी है, मतलब मे बी मंथ और 2 और मे बी 3 मंथ, तो भी आप इसमें पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन अगर फ्यूचर ऑप्शंस में है आप,
तो फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको मंथली ट्रेड करना पड़े, हालांकि मिलते क्वार्टर मतलब 3 महीने आगे तक भी है, 4 महीने आगे तक के भी ऑप्शंस मिलते हैं, लेकिन वो बहुत महंगे होते हैं, है ना। तो यूजुअली लोग जिस मंथ में होते हैं उसी मंथ के फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, नेक्स्ट मंथ में नहीं जाते। लेकिन इसमें आप एमटीएफ में पोजीशन लेके थोड़ा लंबा होल्ड कर सकते हैं, तो ये भी एक एडवांटेज आपको मिलता है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है इसमें कि इसमें आप फ्यूचर्स में लॉट में डील करते हैं, इसमें आपके लॉट्स नहीं है। आप एक शेयर भी ले सकते हैं, 50 शेयर भी ले सकते हैं, 100, जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना आप ले सकते हैं। फ्यूचर्स में क्या है, आपको लॉट है। अगर मान लीजिए कि आपका रिलायंस का लॉट 250 शेयर का है, तो आपको 250 लेने हैं, 250 के मल्टीपल्स में लेने हैं, 250 लीजिए, 500 लीजिए, 750 लीजिए, 1000 लीजिए, लेकिन आप उससे कम नहीं ले सकते, ठीक है ना। 250 से कम आप नहीं ले सकते। इसमें क्या है, अगर आपके पास 50 शेयर का फंड है तो आप 50 शेयर लीजिए, आपको 10 का है तो 10 का लीजिए, 200 है तो 200 लीजिए। तो इसमें क्या है कि आप अपनी पोजीशन को घटा बढ़ा सकते हैं, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है, ठीक है। कभी आपको लगा कि मार्केट में मूवमेंट आ गया है, आपने सोचा चलो ठीक है अभी और भी पॉसिबिलिटी है, लेकिन 50% बुक कर लो। अब अगर आपके पास एक लॉट है तो एक लॉट में से आप आधा नहीं बेच सकते फ्यूचर में, आपको पूरा बेचना है या पूरा रखना है। हाँ, आपने 2 लॉट लिए तो एक बेच सकते हैं, लेकिन फिर वो दूसरी बात हो गई। तो आप इसमें अपनी पोजीशंस को अपने अफोर्डेबिलिटी के हिसाब से, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से घटा बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। एक और बहुत बड़ा मेजर एडवांटेज जो इसमें होता है, जब भी आप फ्यूचर्स में होते हैं या ऑप्शंस में होते हैं, जितने भी कॉर्पोरेट एक्शंस होते हैं उनका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलता। लेकिन अगर आप एमटीएफ में हैं, तो एमटीएफ में अगर आपके पास 50 शेयर हैं तो वो आपके शेयर हैं। अगर उस पर डिविडेंड आएगा तो वो आपको मिलेगा, अगर उस पर कोई बोनस आएगा तो वो आपको मिलेगा। तो सारे बेनिफिट्स आपको को शेयर में जो एक नॉर्मल किसी किसी ने शेयर होल्ड किए हैं उसको मिलेगा, वो सारे कॉर्पोरेट एक्शन वाले बेनिफिट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं। अच्छा, तो फिर फ्यूचर में ट्रेड क्यों करना? फ्यूचर में ट्रेड इसलिए क्योंकि इसमें कंपैरेटिवली ज्यादा पैसा देना पड़ता है एज कंपेयर टू फ्यूचर्स। अगर फ्यूचर का 250 का लॉट है और आपको हो सकता है 1 लाख रुपए देने पड़े, और यहाँ पे 250 खरीदने के लिए हो सकता है आपको 1.5 लाख, 1.25 लाख रुपए देने पड़े। तो टोटल जो रिक्वायरमेंट है वो एक्चुअल जो कैश रिक्वायरमेंट है उससे कम होगी, लेकिन फ्यूचर की रिक्वायरमेंट से ज्यादा होगी, ठीक है ना। तो ये एक रीजन है, ठीक है ना। तो इसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं कि आपकी पोजीशन साइजिंग आपकी मर्जी की हो सकती है, ठीक है। आप पूरे 1 साल तक होल्ड कर सकते हैं, और 1 साल तक होल्ड करने का मतलब भी देखिए लॉजिकली क्या है। 1 साल तक होल्ड करने का मतलब ये है कि अगर आपको और होल्ड करना है तो जिस दिन आपका 1 साल पूरा हो रहा है या उससे एक दिन पहले आपने शेयर बेचा, उसे दोबारा बाय कर लिया, तो अब नए 1 साल के लिए मिल गया। तो वो एक खाली थ्योरी है कि 1 साल के लिए चाहिए। अगर आपको चाहिए तो आप उसको बेचिए, उसको तुरंत फिर दोबारा बाय कर लीजिए 1 साल के लिए, तो वो चलता रह सकता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर पोजीशन साइजिंग कर सकते हैं, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। अपनी पोजीशन के हिसाब से आप इसको आप अच्छा, इसमें एक चीज और की, जो स्टॉक्स होते हैं आपको कितना मार्जिन पे करना है वो डिपेंड करता है वो स्टॉक कौन सा है। जैसे निफ्टी के स्टॉक्स में 40%, 30%, जैसे टाइम टाइम पे इसकी वैल्यूज चेंज होती रहती है। कभी 30% की रिक्वायरमेंट आ जाती है, मार्केट में बहुत वॉलेटिलिटी आ जाती है, तो वो 40% की रिक्वायरमेंट बढ़ा देते हैं। फिर अगर मार्केट वापस से कूल डाउन हो जाती है तो फिर रिक्वायरमेंट 30 हो जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि ये मार्जिन की रिक्वायरमेंट घटती बढ़ती रहती है। लेकिन अगर आप एक पोजीशन में आ गए हैं तो फिर उस पोजीशन की रिक्वायरमेंट नहीं बदलती। जब आप नई पोजीशन में जाएंगे तो वो रिक्वायर्ड जो पोजीशन है वो आपको लागू हो जाएगी। सपोज करिए आपने इस महीने में कोई आपने एमटीएफ लिया और उसमें रिक्वायरमेंट 30% की थी। अब 15 दिन बाद नया रूल आ गया कि अब से शेयर में 40% की रिक्वायरमेंट है, तो आपको नहीं देने। आप जब उस पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके दोबारा से उसमें एंट्री लेंगे तब आपको 40% देना है। लेकिन अगर आपने पोजीशन कैरी कर रखी है तो फिर वो कैरीड रहेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, ठीक है ना। लेकिन मार्जिन रिक्वायरमेंट्स घटती बढ़ती रहती है, ठीक है। निफ्टी के शेयर्स में सबसे कम मार्जिन की रिक्वायरमेंट होती है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट निफ्टी के बाद जो मतलब जो मिड कैप्स हैं, जो नेक्स्ट निफ्टी 50 है या नेक्स्ट निफ्टी 100 है, जो एफएनओ के शेयर जो एफएनओ में है उनकी रिक्वायरमेंट अलग होती है। जो कुछ कैश के शेयर्स हैं जो कि एमटीएफ में होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, किसी की 30, किसी की 40। तो वो जब आप ऑर्डर प्लेस करने जाते हैं वो उसमें दिखाता है कि कितनी आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट है, आप उस हिसाब से ऑर्डर
प्लेस कर सकते हैं। अभी मैं एक सैंपल ऑर्डर प्लेस करके भी आपको दिखाऊंगा, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे सारी चीजें होती हैं। ठीक है, तो ये है एमटीएफ की टोटल बेसिक्स की, ये कैसे कैसे एग्जीक्यूट होता है। ठीक है ना। अच्छा, अब इसके एडवांटेजेस तो हो गए, इसके डिसएडवांटेजेस क्या है? सबसे बड़ा डिसएडवांटेज इसका ये है कि ये एक तरीके से लोन लेके ट्रेड लेने वाली बात है। तो लोन लेके ट्रेड लेने का मतलब ये कि आपको जो पैसा आपने आपने लेवरेज लिया है, जैसे मान लीजिए कि आपको 1 लाख की पोजीशन लेनी थी और आपकी मार्जिन की रिक्वायरमेंट 40% थी, तो आपने 1 लाख की पोजीशन में 40,000 तो आपने दे दिए, बचे हुए 60,000 आपने ब्रोकर से ले लिए, तो वो 60,000 पे आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। अब वो इंटरेस्ट कितना होगा, ये डिपेंड करता है, कंपनी कंपनी टू कंपनी वेरी भी करता है। हर ब्रोकर कंपनी के अपने प्लान्स होते हैं, आप कौन से प्लान कौन सी कैटेगरी में आते हैं उस पर भी इंटरेस्ट, तो आप किस प्लान को आपने चूज किया है उस पर डिपेंड करता है कि आप कितना इंटरेस्ट एनुअली देंगे। तो डिपेंडिंग ऑन कि आपको कितना एमटीएफ में ट्रेड करना है, क्या करना है, अपना प्लान चूज कर सकते हैं, अपने रेट ऑफ इंटरेस्ट को घटा बढ़ा सकते हैं। वो सारी चीजें अलग हैं, वो मतलब वो हर हर कंपनी की हर हर उसकी अपनी अलग अलग होती हैं, तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं। उसके बाद अब इस तो एक तो ये चीज हो गई कि इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट पड़ता है। ठीक है ना, अब वो ज्यादा और कम हो सकता है, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। अब क्या है कि इसका दूसरा डिसएडवांटेज क्या है कि अब आपको इसमें बहुत ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि आपको ये ट्रेड करने के लिए कोई बहुत अलग से कोई रूल्स और रेगुलेशन है। सिंपल, आपके पास डीमैट अकाउंट है, आपके पास पोजीशन है, आप जो है ब्रोकिंग कंपनी आपको एमटीएफ का ऑप्शन दे देती है और आप अपना ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। इजी एक्सेस है, तो इजी एक्सेस होने से क्या होता है कि कि इंसान के अंदर टेम्पटेशन आ जाता है कि चलो ठीक है, मेरे पास 50,000 है, 1.5 लाख की पोजीशन ले लेते हैं, ये शेयर भागने वाला। अब आपके पास 50,000 रुपए हैं और 1.5 लाख की आपने पोजीशन ले ली, वो शेयर 10% टूटा, आपके 30% गए। क्यों? क्योंकि आपकी पोजीशन तो आपकी 3 टाइम्स थी ना। तो अगर वो शेयर 10% टूटा, मतलब 45,000 रुपए गए। 45,000 रुपए का मतलब ये हुआ कि आपके 45,000 रुपए चले गए, केवल 5,000 बचे 50,000 में। ठीक है, तो इसके साथ में होता क्या है कि सब कुछ इजी है, ठीक है, ले लिया तुरंत, 3 टाइम्स मिल गया, लॉट साइज भी छोटा नहीं चाहिए, आप किसी भी लेवल पे ले सकते हैं। तो जो जब इजी होता है करना, तो आदमी इजीली उसकी तरफ इंक्लाइंड हो जाता है, और कई बार ये चीजें ट्रैप की तरह काम करती हैं। ठीक है, इसका एक और डिसएडवांटेज ये है कि ये सारे स्टॉक्स में अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है ना, ये सिलेक्टेड स्टॉक्स में ही होता है। एफएनओ वाले स्टॉक्स में एमटीएफ आपको मिल जाएगा, कुछ और स्टॉक्स होंगे जिनमें मिल जाएगा। ऐसा कोई मतलब इसकी इसकी लिस्ट टाइम टाइम पे आती रहती है, बदलती रहती है। कोई स्टॉक जो है वो एमटीएफ में आ जाता है, कोई कोई एग्जिट हो जाता है, वो कंटिन्यूअसली चेंज होता रहता है। लेकिन एफएनओ वाले स्टॉक्स और और आपका ये क्या बोलते हैं निफ्टी वाले स्टॉक्स तो मोस्ट ऑफ द केसेस में रहते ही रहते हैं। मार्केट में जो वॉलेटिलिटी आती है, किसी 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 शेयर में बहुत ज्यादा वेरिएशन आने लगता है, तो उस शेयर को एमटीएफ से हटा दिया जाता है, क्योंकि एमटीएफ में होने की वजह से मैनिपुलेशन होने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो जैसे जैसे किसी शेयर में बहुत ज्यादा डेली डेली वो भाग रहा है 5%, 8%, 10%, फिर 5%, 8%, 10%, तो आप देखेंगे कि वो एमटीएफ से बाहर हो गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही इतने बड़े बड़े वाइल्ड मूव्स आते हैं किसी शेयर में, तो फिर तुरंत ये चीज दिमाग में आने लगती है कि ये सस्पिशियस कैंडिडेट हो गया है, तो इसमें किसी भी तरीके के मैनिपुलेशन को रोकना चाहिए। और जब एमटीएफ में है तो वैसे ही 3 गुना, 4 गुना और 2 गुना लोग ट्रेड कर सकते हैं कम पैसे लगा करके। ठीक है ना, तो सारे स्टॉक्स नहीं होते, तो कंटिन्यूसली चेंज होते रहते हैं। तो आप एक अगर बहुत स्ट्रेटजी के हिसाब से चल रहे हैं, तो पता चले कि आपने किसी शेयर में सोचा कि मैं तो लगाऊंगा, और फिर वो शेयर उसमें है ही नहीं। तो इस तरीके की सिचुएशंस आती हैं। अच्छा, इसमें एक एक इसका ड्रॉबैक और भी है, जैसे साल भर के लिए पोजीशन आप कैरी कर सकते हैं। तो साल भर के लिए अगर आप पोजीशन कैरी करते हैं, तो आपकी एक लेड बैक अप्रोच होती है। क्या? अरे ठीक है, साल भर के लिए नीचे भी चला गया तो क्या हुआ, आ जाएगा, जब आ जाएगा तो निकल जाएंगे ये। अच्छा, शेयर नीचे जाता है वो तो ठीक है, और वो हो सकता है ऊपर आ जाए या वॉट एवर, लेकिन साथ में आपका इंटरेस्ट लग रहा है। ये चीज आपको, अगर साल भर में आपका प्राइस वापस भी आ गया जहां था, तो भी आप 10% लूज कर गए, अगर आपका 10% इंटरेस्ट रेट है तो, क्योंकि आपने इंटरेस्ट तो दिया डेली,
और ब्रोकिंग कंपनीज डेली अपना इंटरेस्ट लेती हैं एट द एंड ऑफ द डे। तो डेली डेली आपने इंटरेस्ट दिया, आपने सोचा कि आपका लॉस नहीं हुआ, थैंक गॉड आप बच गए, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप 10% के लॉस में है, क्योंकि आपने 10% इंटरेस्ट दिया है उस एक्स्ट्रा मनी पर जो मार्जिन के अबव आपने लिया था। ठीक है ना, तो ये एक इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, क्योंकि आपको सारे कॉर्पोरेट एक्शंस का भी बेनिफिट मिलता है एमटीएफ में, तो अगर मानिए कि आपको किसी शेयर में पूरे साल में डिविडेंड मिला मान लीजिए 6% और आपने इंटरेस्ट दिया 10%, तो आपको इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 4% ही पड़ा ना, तो ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। अच्छा, और दूसरी बात क्या कि अगर आपने 1 लाख रुपए का शेयर लिया है, 6% अगर डिविडेंड आया तो आपको आए 6,000 रुपए। आपने 40% तो अपफ्रंट मार्जिन दिया ही था, तो आपको तो 60,000 पे ही ब्याज लग रहा था ना। और अगर आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, तो आपने 6,000 रुपए साल का इंटरेस्ट दिया, 1 लाख रुपए पर 6,000 रुपए का डिविडेंड कमाया, तो नेट नेट में आपने कोई इंटरेस्ट नहीं दिया। आप समझ रहे हैं बात को? डिविडेंड जो मिलता है वो आपको आपके इंटरेस्ट को सिग्निफिकेंटली मिनिमाइज कर देता है, तो मतलब पोजीशन को होल्ड करने की कॉस्ट सिग्निफिकेंटली डाउन हो जाती है। ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है एमटीएफ का। इसमें इसमें एक चीज और भी होती है कि जैसे मान लीजिए कि आपने आपने आपके पास 50,000 रुपए थे, आपने मार्जिन रिक्वायरमेंट 30% की थी, आपने 1.5 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए। अब खरीदने के बाद क्या होता है कि शेयर फॉल हो गया। अब आपको मालूम है कि फॉल हो गया और आपके पास और फंड्स नहीं है उस पोजीशन को बचाने के लिए। तो अगर आपके पास फंड्स नहीं है तो फिर वो धीरे धीरे, अच्छा इसमें क्या होता है, क्योंकि आप किसी भी अमाउंट किसी भी क्वांटिटी में शेयर ले सकते हैं, तो अगर मार्जिन का शॉर्टफॉल होता है तो क्वांटिटी धीरे धीरे ही बिकती है और आपकी मार्जिन मेंटेन की जाती है। ऐसा नहीं होता कि पूरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाए, जैसे कि फ्यूचर्स में होता है कि आपके लॉट के लॉट बिक जाते हैं। इसमें क्या होगा, अगर मान लीजिए कि आपकी मार्जिन शॉर्टफॉल हुई, तो अगर 5 शेयर बेच के आपकी मार्जिन कवर की जा सकती है तो 5 शेयर बिकेंगे, बाकी रह जाएंगे। अगर 10 शेयर बेच के फर्दर फॉल हुआ, 2 4 5 और बेच दिए, तो ये सारी चीजें इसको सपोर्ट करती हैं। लेकिन क्योंकि मार्जिन की आपको हर एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम मार्जिन को मेंटेन करना होता है, तो आपको मॉनिटरिंग बहुत प्रोएक्टिव करनी पड़ती है। अब ये नहीं कि साल भर के लिए पोजीशन तो आप भूल गए, पता चला कि मार्केट गिरी और आपके शेयर बिक गए क्योंकि आपका मार्जिन शॉर्टफॉल हो गया। तो ये सारी चीजें जो है आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं इसमें। तो मार्जिन ट्रेड फंडिंग जो है, वो जो जो फैसिलिटी है वो है बहुत अच्छी, लेकिन आपको अवेयर रहना होगा। ठीक है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि साल भर के लिए मिली है तो छोड़ देते हैं। आपके प्रॉपर स्टॉप लॉसेस होने चाहिए, प्रॉपर आपको मतलब ट्रेड की स्टडी करनी चाहिए कि आप किस ट्रेड में जाना चाहते हैं, किसमें साल भर का टाइम। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हुए हैं फॉर एवर। ठीक है, अपना आपने शॉर्ट टर्म के लिए 15 दिन के लिए, 1 महीने 2 महीने के लिए पोजीशन ली, आपको लगा कि ठीक है, नहीं लगा, आपको स्टॉप लॉस आपका हिट हुआ, आप एग्जिट कर गए, एंड दैट्स इट। तो इससे क्या होता है, आप ब्याज ही बचाते हैं, अननेसेसरी का टाइम वेस्ट नहीं होता है, अपॉर्चुनिटी का लॉस नहीं होता है, तो सारी चीजें सही चलती हैं। तो एमटीएफ में फैसिलिटीज सारी हैं, लेकिन एडवांटेज उसका वही उठा सकता है जो प्रोएक्टिव है। ठीक है, तो अभी चलिए मैं आपको एक एमटीएफ का एक अपने अकाउंट से एक सैंपल ट्रेड करके दिखाता हूँ। ठीक है, आपकी जो भी ब्रोकिंग कंपनी होगी आप उसमें भी देखेंगे तो आपको ऑप्शंस मिलेंगे। मैं अपने अकाउंट से आपको एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको एक बेसिक आइडिया लग जाए कि जब एमटीएफ में ट्रेड होता है तो कैसे ऑर्डर प्लेस होता है। ठीक है ना, जस्ट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड कि क्या चीज है ये। ठीक है, ये अकाउंट है, ये स्टॉक्स में गया, मैंने यहाँ पे प्लेस ऑर्डर किया। देखिए प्लेस ऑर्डर में आप देख रहे हैं डिलीवरी में चाहिए, एमटीएफ में चाहिए, इंट्राडे, ठीक है, बीटीएसटी, और ये और भी ऑप्शंस हैं, लेकिन ये रहा एमटीएफ। अब एमटीएफ में अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर ऑप्शन चूज किया, कोई भी शेयर ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल चलिए रिलायंस इंडस्ट्रीज लिया। ठीक है ना, अब इसमें मैंने इस समय 3161 का है, सपोज करिए मैंने 10 की क्वांटिटी डाली, तो तो 10 की क्वांटिटी कितने की हुई, 31,610 रुपीज की। यहाँ रिक्वायरमेंट कितनी आ रही है,
रिक्वायर्ड अमाउंट 12,645। आप देख रहे हैं 31,000 की आपको ऑलमोस्ट 32,000 की पोजीशन है, सॉरी 31,000 की पोजीशन है और आपको 12,000 रुपए में ये पोजीशन मिल जाएगी। अब अगर हम इसको बाय करने जाते हैं, देखिए यहाँ पे दिखा हुआ है इनिशियल मार्जिन एट 40%। अब ये 40% पैसा आप दे देंगे, बचा हुआ जो जो पैसा है 19,000 रुपए वो वो दे देगी आपको आपकी कंपनी, और उस 19,000 रुपए पर आपका डेली ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो अब अगर आपके पास मान लीजिए आपको 1,00,000 रुपए का ट्रेड लेना है तो आपने 1,00,000 लगाए और बचा हुआ पैसा आपको यहां से मिल गया और आपने अपना ट्रेड ले लिया। अच्छा, एक तो ये कैश हो गया। दूसरी बात ये होता है कि कई बार लोगों के पास अपने शेयर्स होते हैं डीमैट में, तो आप उसको प्लेज कर सकते हैं, उससे भी लिमिट जनरेट होती है जो कि आप यहाँ पर अपने एज अ कैश यूज कर सकते हैं और एमटीएफ की पोजीशन ले सकते हैं। लेकिन तब क्या होता है, जब आप प्लेज क्रिएट करते हैं तो वो जो लिमिट जनरेट होती है जैसे ही आप यूज करते हैं तो उस पर भी ब्याज लगता है, और जो एमटीएफ का एक्स्ट्रा पैसा होता है उस पर भी, मतलब टोटल पैसे पे ब्याज लगने लगता है। ठीक है ना। तो ऑप्शंस तो सारे हैं। जैसे जैसे आपके पास मान लीजिए कि रिलायंस का शेयर आपके पोर्टफोलियो में है, 100 शेयर है आपके पास। आपने क्या किया, आपने इसको शेयर एज मार्जिन जाके प्लेज कर दिया। 100 शेयर थे आपके पास, 100 शेयर का मतलब हुआ लगभग 3,00,000 रुपए। 3,00,000 रुपए उसमें आप वो 10-15% मार्जिन रख करके बचा हुआ पैसा 2,70,000 या हाँ 2,70,000 रुपए या 2,50,000 रुपए लगभग आपको वो लिमिट दे देंगे। ये तो हो गए 2,50,000 रुपए आपके पास। अब आपने इस 2,50,000 रुपए में से 50,000 रुपए निकाले और आपने रिलायंस के एमटीएफ में शेयर लिए, तो एमटीएफ में 50,000 बचा हुआ आपको फिर मिल गया। तो जैसे ही आपने ये 50,000 यूज किए तो ये 50,000 पे भी ब्याज लगेगा, और वो जो आप एमटीएफ के थ्रू एक्स्ट्रा पैसा पाएंगे उस पर भी ब्याज लगेगा। तो शेयर एज मार्जिन अगर आप एमटीएफ में यूज करते हैं तो उस पर भी आपको ब्याज लगता है। ठीक है, तो कर सकते हैं बहुत सारे मतलब बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि अपनी एमटीएफ की अपने जो जो कैश के शेयर हैं जो उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए रखे उनको प्लेज कर दिया, उनसे लिमिट जनरेट की, उनसे आए और उनसे एमटीएफ में बाइंग की, उनसे और शेयर बाय किए, तो ये सब करते हैं। लेकिन मेरा यहाँ पर्पज ये है कि आपको ये बताना कि एमटीएफ कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। एमटीएफ में गए, आपने ऑर्डर प्लेस किया, आपने कोई कोई कंपनी चूज की और आपने यहाँ पे अपनी क्वांटिटी डाली, और जैसे ही आपने इसको यहाँ पे क्लिक किया बाहर तो आपको तुरंत ये रिक्वायर्ड अमाउंट आ गया। तो आपने यहाँ पे बाय किया, आपको दिखा दिया। आप जैसे ही प्लेस ऑर्डर करेंगे, अगर आपकी लिमिट में पैसा होगा तो 12,000 रुपए आपके निकलेंगे, 12,000 समथिंग जो भी रिक्वायरमेंट थी, और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। और अगर अगर आपके मार्जिन में नहीं है तो आपके अकाउंट से वो डेबिट होंगे और आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ये था एमटीएफ के बारे में। ठीक है ना। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, अगर कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए आपको इसके बारे में, तो मुझे कमेंट से बताइएगा, मैं उनको एड्रेस करूंगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, अपने सर्कल में भी लोगों से शेयर कीजिएगा, और हो सकता है ये वीडियो उनके लिए भी हेल्पफुल हो। अगर आपको मेरे समझाने के तरीके में कोई इशू नजर आता है तो वो भी मुझे बताइएगा, मैं उस पर भी वर्क करूंगा। मैं भी दिन ब दिन इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आपके सजेशंस मेरे लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।